में हम यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन का यूनिट डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशन से तकरीबन सभी एस्पायरेंट जो है वो फेमिलियर हैं, ग्रेविटेशन के बारे में सभी जानते हैं ग्रेविटेशन क्या है। स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है वो पेश किया था आइजैक न्यूटन ने 1665 में। 1665 में न्यूटन ने ये कंसेप्ट पेश किया था। और ग्रेविटेशन क्या है? यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कितने ही करीब हैं चाहे वो कितने ही दूर हैं, उन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है, जिसे आप ग्रेविटी कहते हैं या ग्रेविटेशन कहते हैं। और यहाँ पे एक मैं आपको क्लियर करता चलूँ बात कि हमारे यहाँ एक मिस कंसेप्ट है कि हम ग्रेविटी को सिर्फ और सिर्फ अर्थ के साथ एसोसिएट करते हैं, कि जब भी कोई बॉडी जमीन की तरफ आती है तो वो ग्रेविटी की वजह से आती है। हालांकि जमीन तक ग्रेविटी का कंसेप्ट महदूद करना ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, बल्कि ग्रेविटी ये है कि कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो कितने छोटे ही क्यों ना हो और चाहे वो कितने बड़े क्यों ना हो। छोटे का मतलब है कि आप अपने अपनी अगर बॉडी की बात कर लें, आपके सामने पड़ा हुआ गिलास है, उसकी बात कर लें, पेंसिल की बात कर लें, तो ये जितने भी आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट नजर आते हैं, इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटी की फोर्स होती है। और जितने बड़े ऑब्जेक्ट की बात करें, चाहे अर्थ है, मून है, खैर अर्थ की तो ग्रेविटी हमें बहुत ही आसानी से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई भी बॉडी आप अर्थ की सरफेस से थोड़ी बुलंदी पे लेके जाके छोड़ें तो वो वाज़ेह नजर आती है कि वो अर्थ की तरफ फॉल कर रही है। तो बहरहाल बात समझाने का मकसद ये है कि ग्रेविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के साथ एसोसिएट नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मैस है, मैस होना चाहिए, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मैस है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है, ये हमारे पास जो फोर फंडामेंटल फोर्सेज हैं, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने देखी बताई थी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये हमारे पास फोर फंडामेंटल फोर्सेज हैं। तो उन चार में से एक ये फंडामेंटल फोर्स है, बेसिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वीकेस्ट फोर्स है, यानी सबसे वीक फोर्स है ये। और लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब है कि यूनिवर्स के अंदर कोई दो ऑब्जेक्ट आप जितने भी दूर ले जाएं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो सकती है, जैसा कि आप देखते हैं कि डेली लाइफ में जो दो ऑब्जेक्ट है, सपोज एक गिलास दूसरे गिलास के पास पड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कि वो आपस में किसी को अट्रैक्ट नहीं करते। तो हम शायद ये समझते हैं कि इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जरूर मौजूद होती है, लेकिन इतनी कम है कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बाकी इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, जब हम ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला पढ़ेंगे तो बाकी बातें वहाँ पे। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन में मैं काफ़ी कुछ बोल गया हूँ। नेक्स्ट ये बता रहा है कि ये जितनी भी जो चीज़ें हैं, प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, ठीक है, ये आपकी अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, ये सारे के सारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पॉसिबल है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये वही चीज कि कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हैं। और ये यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडी है, कोई भी दो बॉडी है, उनके दरमियान ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद होती है, बस उनका मैस होना चाहिए। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि कोई भी दो मैसेज हैं, कोई भी दो मैसेज हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होती है। और वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक मैसेज ऑफ द बॉडी और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मास। उनके सेंटर ऑफ मास से लेके एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास से दूसरे बॉडी के सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस है, उस पर ये डिपेंड करती है। तो ये सिर्फ दो चीज़ें जिन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड कर रही होती है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये दो मैसेज के दरमियान है, कोई भी दो मैसेज है, छोटे हैं बड़े हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद होती है। और दूसरा ये जो आपने डिस्टेंस लेना है, ये दोनों मैसेज के सेंटर से लेना है, सरफेस से नहीं लेना, ये गलती ना कीजिएगा। दोनों मैसेज के सेंटर से आपने डिस्टेंस लेना होता है। तो मैसेज के प्रोडक्ट के इक्वल है, और दोनों जो मैसेज है उनके सेंटर के दरमियान जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से आप एक बात और नोट करेंगे कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, एफ इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक बात नोट कर सकते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही बड़ा है, यानी हम इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हम इसको सन ही कह लेते हैं। और दूसरी तरफ हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी, हम एप्पल ही ले लेते हैं। तो सन का मैस बहुत बड़ा मैस है, ठीक है, अर्थ के मैस से भी कई गुना ज्यादा मैस है सन का। तो अब इसका मैस m है, कैपिटल M हम ले लेते हैं, और एप्पल का मैस जो है वो स्मॉल m ले लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखेंगे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला बनेगा G m ओवर डी स्क्वायर। अब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये वो फोर्स है जिससे जो सन है वो एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है, सन एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है। और ये एट द सेम टाइम ये वो फोर्स है जिससे एप्पल सन को अपनी तरफ खींच रहा है। और दोनों का आपने फार्मूला यही लगाना है। ये नहीं है कि सन जो है वो बड़ा है मैथ के लिहाज से तो हम कहेंगे कि नहीं जी, सन जो है वो ज्यादा फोर्स से एप्पल को खींच रहा है, और एप्पल का चूंकि मैथ कम है तो लिहाजा एप्पल जो है वो सन को कम फोर्स से खींच रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी फर्क नहीं करता। ये आप चाहे एप्पल के लिए लगाएं चाहे आप सन के लिए लें, इसका प्रोडक्ट सेम रहना है। कैपिटल एम और स्मॉल एम का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहना है। जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेंगे, चाहे आप दो ग्लासेस ले लें, दो एप्पल आपस में ले लें, एक एप्पल हो एक अर्थ हो, या एक इंसान है दूसरा मून है,
तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों के लिए जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे तो ये जो कैपिटल जी है, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू सेम है हर जगह के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए ये इसकी जो जी की वैल्यू वो सेम है। हाँ, अलबत्ता जो छोटा जी है, जिसे आप स्मॉल जी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज हो रही होती है, बॉडी टू बॉडी चेंज हो रही होती है। अर्थ के लिए इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, और मून के लिए इसकी वैल्यू 6 गुना कम हो जाती है। सिमिलरली सन के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जुपिटर के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो ये जी जो छोटा जी है, इसकी वैल्यू जो है ये वेरिएबल वैल्यू है, ये डिफरेंट बॉडीज के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट है। लेकिन जो कैपिटल जी है, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हर दो ऑब्जेक्ट के लिए जब आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। पीछे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, डिस्टेंस जो है वो चाहे आप सन के लिए फाइंड करें या एप्पल के लिए फाइंड करें, डिस्टेंस भी सेम है। तो लिहाजा इस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि दो बॉडीज के लिए जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करते हैं तो वो दोनों के लिए बराबर होती है। ये नहीं है कि बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा है और छोटे ऑब्जेक्ट के लिए कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दोनों ऑब्जेक्ट के लिए उतनी ही फोर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि ये अर्थ है, ये एक एप्पल को अपनी तरफ 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रही है, तो एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ ऊपर की तरफ 10 न्यूटन की फोर्स से ही खींच रहा है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों बराबर फोर्स से खींच रहे हैं तो फिर अर्थ ने तो एप्पल को अट्रैक्ट कर लिया, वो अर्थ के ऊपर आके गिरा, तो एप्पल ने अर्थ को अपनी तरफ क्यों ना अट्रैक्ट किया, और जमीन जो है वो एप्पल के ऊपर जाके क्यों ना गिरी। ये सवाल पैदा होता है। तो इसका जवाब आप न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से दे सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। और ए जो है ये एक्सेलरेशन होता है, इसको आप फाइंड कर सकते हैं एम ओवर एफ ओवर एम से। अब यहाँ से देखें कि जिस बॉडी का मैस छोटा होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के, तो क्योंकि एप्पल का मैस छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो लिहाजा जो एप्पल है वो आसानी के साथ एक्सेलरेट कर सकता है और अर्थ के ऊपर जाके गिरता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ के लिए ये फार्मूला बन जाता है कैपिटल एम। तो चूंकि जमीन का मास बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू एप्पल, तो जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही कम आएगा। ठीक है। तो ये वो वजह है जिस वजह से हम ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि अर्थ जो है वो एप्पल के ऊपर गिर रही है। तो एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है, मैथ का प्रॉब्लम है, इनर्शिया का प्रॉब्लम है, एक ही बात है। ठीक है। अर्थ का इनर्शिया ज्यादा है, अर्थ का इनर्शिया तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। जबकि दूसरे मुकाबले में जो एप्पल है उसका मैथ बहुत कम है, लिहाजा उसको एक्सेलरेट करवाना बहुत आसान है। आप इसको अपनी डेली लाइफ से जज कर सकते हैं। एक बच्चे का छोटा सा साइकिल पड़ा है, उसको अगर आप अपनी तरफ एक्सेलरेट करवाना चाहें फोर्स लगा के, तो वो आप आसानी से छोटी सी फोर्स लगा के भी उसे अपनी तरफ एक्सेलरेट करवा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जो एक आप कह सकते हैं कि बाई व्हीलर गाड़ी खड़ी है या डेवो बस खड़ी है रोड के ऊपर, तो उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा भी फोर्स लगाएं तो फिर भी आप उसे अपनी तरफ एक्सेलरेट नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आप उसके जो मैस है वो बढ़ गया है। ठीक है। फोर्स आप उतनी ही लगा रहे हैं जितनी आपने साइकिल पे लगाई थी, बच्चे के साइकिल पे लगाई थी, लेकिन वो फोर्स बच्चे के साइकिल को एक्सेलरेट करवाने में काफी थी, और वो साइकिल आपकी तरफ मूव करना शुरू हो गई। लेकिन जो डेवो बस खड़ी है रोड पे, उस पर जब आप उतनी फोर्स लगाएंगे तो वो आपकी तरफ एक्सेलरेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका मैस ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो इस एग्जांपल से आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि क्यों एक एप्पल जो है वो हमेशा मैस की तरफ अर्थ की तरफ गिरता है, और अर्थ जो है वो हमें एप्पल की तरफ गिरती हुई नजर नहीं आती है, हालांकि दोनों पे फोर्सेज सेम लग रही होती हैं। इसके अलावा इसको आप रिलेटिव रिलेटिव भी देख सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें अगर, तो हम चूंकि अर्थ पे खड़े होते हैं, लिहाजा हम अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे होते हैं, और हमें ये नजर आता है कि एप्पल जो है वो अर्थ के ऊपर आके गिर रहा है। अगर आप अपने आप को बिठा लें किसी तरीके से एप्पल के ऊपर, और आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब जो है वो एप्पल हो जाएगी, तो फिर आपको क्या नजर आएगा, फिर आपको ऐसा नजर आएगा जैसे आप स्टैटिक है। ठीक है। क्योंकि एप्पल के लिहाज से आपकी स्पीड जो है वो जीरो है, रिलेटिव स्पीड आपकी एप्पल के लिहाज से जीरो हो जाएगी। जिस स्पीड से एप्पल मूव कर रहा है उसी स्पीड से आप भी मूव कर रहे हैं, तो लिहाजा जब दो ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम हो जाती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड सिफर हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड सिफर होने का मतलब ये है कि आपको ये नजर नहीं आएगा कि आप जमीन पे गिर रहे हैं, बल्कि आपको ये नजर आएगा कि जमीन आप पे गिर रही है। ठीक है। तो ये इसको आप रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि दो एप्पल हैं, वो हमें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए नजर नहीं आते, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये जो जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू हमें अलाउ ही नहीं करती कि दो छोटे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें, जैसा कि 6.67 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। तो आप इतनी छोटी वैल्यू को जब आपने काउंटर करना है, यानी ये जी की वैल्यू है 6.67 10 11, अब जिस फार्मूले के अंदर, ये देखें फोर्स का फार्मूला अगर मैं लिखूं तो ये कुछ इस तरह बनता है, एफ आगे ये जी की वैल्यू लिख दी, और आगे M1 आ जाएगा और M2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा कर दें कि कम अज कम उनका प्रोडक्ट जो है वो हमें 10 की पावर +11 दे, क्योंकि ये -11 है, और इसका जो प्रोडक्ट में 10 की पावर +11 आएगी, तो ये -11 और +11 आपस में इसको काउंटर कर देंगे, और आपके पास आंसर जो है वो 6.67 की मद में आ जाएगा, यानी कुछ ना कुछ फोर्स आपको रीजनेबल मिल जाएगी। लेकिन ये जो हम एप्पल की बात करते हैं या ग्लासेस की बात करते हैं या और कोई दो जो हमें ऑब्जेक्ट बड़े नजर आते हैं, जैसे गाड़ियां हमें बड़ी नजर आती हैं, तो वो भी हमें अट्रैक्ट नहीं करती। तो इसकी वजह रीजन ये है कि ये 10 की पावर -11 का फैक्टर है। ये 10 की पावर -11 का फैक्टर कोई छोटा फैक्टर नहीं है, बल्कि इसको काउंटर करने के लिए आपको 10 की पावर +11 ये प्रोडक्ट चाहिए M1 M2 का। M1 और M2 का जो प्रोडक्ट है वो 10 की पावर +11 की फॉर्म में आना चाहिए, और 10 की पावर +11 का मतलब समझ लें, ये है 10 की पावर +11। जी।
ये इतने किलोग्राम दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। ये तकरीबन 1 खरब किलोग्राम बनता है। यानी आपके पास दोनों मैसेज का जो प्रोडक्ट है वो जब 1 खरब किलोग्राम होगा, तब आपको कुछ ना कुछ रीजनेबल फोर्स आपको आप फील कर सकेंगे। और अब आप सोचें कि 1 खरब किलोग्राम ये कितना ज्यादा होता है। तो ये रीजन है जिस वजह से हम छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं ऑब्जर्व कर पाते। हमें सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का भी मतलब समझने, ये अर्थ हो गई, मून हो गया, सन हो गया, गैलेक्सीज हो गए, ब्लैक होल हो गए, ये हैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जिनकी ग्रेविटी को आप आसानी के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये ना हो कि आप कहें कि ये जो गाड़ी है ये इतनी बड़ी है, तो यहाँ पे गाड़ी की कोई औकात नहीं है, गाड़ी का कितना वजन होगा, यहाँ पे 1 खरब किलोग्राम की बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है कि हम कहते हैं कि जी अर्थ के ऊपर जब हम इतना डिस्टेंस ऊपर जाते हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाती है। ठीक है, अमूमन एस्केप वेलोसिटी, हालांकि ये कंसेप्ट तो सेकंड ईयर का है, लेकिन यहाँ पे चले मैं डिस्कस कर देता हूँ। एस्केप वेलोसिटी के हवाले से हम कह देते हैं कि अब जब हम इतनी वेलोसिटी से किसी बॉडी को ऊपर फॉल करवाते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो बॉडी जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाती है, और हम कहते हैं कि उसके ऊपर अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो ये बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन है। अर्थ से आप बॉडी को जितना भी दूर ले जाइए, आपकी अर्थ है, ये अर्थ है, और ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको आप दूर लेके जा रहे हैं। तो इसको जाए चाहे आप जितना भी दूर ले जाएं, ठीक है, इसके ऊपर कोई ना कुछ वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स की लाजमी होगी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये है ही लॉन्ग रेंज फोर्स। हाँ, अलबत्ता आप इस फार्मूले के मुताबिक देखें, जब आप इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस कर देंगे, ये जब इनफाइनाइट डिस्टेंस कर देंगे तो फिर उस वक्त जो है ये एफ की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। लेकिन यूनिवर्स के अंदर अभी तक बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस जो हैं वो मेजर किए जा चुके हैं। यानी हमारी अर्थ से या हमारा जो सोलर सिस्टम है इससे कई लाइट ईयर के फासले पे भी चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया है। और ज़ाहिर है जिस चीज़ का डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया वो फिर इनफाइनाइट तो ना हुआ। ठीक है, तो इतने लाइट ईयर्स पे जो ब्लैक होल्स हैं या गैलेक्सीज हैं या स्टार्स हैं, जब उनका डिस्टेंस मेजर कर लिया गया है लाइट ईयर्स की फॉर्म में, लाइट ईयर आपको पता है ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, ये वो डिस्टेंस होता है जो रोशनी 1 साल के अंदर कवर करती है। तो इमेजिन कर लें, रोशनी आपकी 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है, 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है, और लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो रोशनी 1 साल में कवर करती है। तो इमेजिन करें कि इतने इतने दूर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, तो उनका डिस्टेंस भी मेजर कर लिया गया है। तो जिसका डिस्टेंस मेजर हो गया वो फिर इनफाइनाइट नाइट तो ना हुआ। तो बात समझाने का मकसद ये है कि आपके पास यूनिवर्स के अंदर कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस मौजूद है, और वो मेजरेबल डिस्टेंस मौजूद है। लिहाजा जब डिस्टेंस मेजरेबल है तो फिर उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी मेजरेबल है। हाँ, उसकी वैल्यू बहुत कम हो सकती है लेकिन जीरो नहीं हो सकती। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है जी कि कोई भी दो बॉडीज हैं उनके दरमियान जो है वो अगर एक बॉडी फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी को उसके ऊपर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उसी का ही एक आप कह लें कॉन्सिक्वेंस है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्सेज वो फोर्सेज होती हैं जो दो बॉडीज के दरमियान इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो। एक ऐसी फोर्सेज को म्यूचुअल फोर्स कहा जाता है। ये आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम फोर्स भी जिसे कहा जाता है, ये दोनों के दोनों जो है ये म्यूचुअल फोर्सेज है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, अलबत्ता जो कूलम फोर्स होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। सेम चार्जेस हो तो रिपल्सिव, और अगर डिफरेंट चार्जेस हो तो अट्रैक्टिव होती है। तो बहरहाल न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो बिल्कुल इस पे फिट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, तो जितनी फोर्स अर्थ मून पे लगा रहा है उतनी फोर्स मून जो है वो भी अर्थ पे लगा रहा है। दोनों डिफरेंट बॉडीज हैं, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ में ये भी चीज है कि दोनों डिफरेंट बॉडीज पे फोर्स होनी चाहिए। ये ना हो कि एक ही बॉडी पे फोर्स लग रही हो। अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन है कि ये एक बॉडी है, इसके ऊपर आप इधर भी फोर्स लगा रहे हैं F1, और बिल्कुल इसके बराबर फोर्स आप F2 इधर भी लगा रहे हैं, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है, क्योंकि आप दोनों फोर्सेज एक ही बॉडी पे लगा रहे हैं, जो कि गलत है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जो फोर्सेज हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे लगनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे वो है कंटेक्ट फोर्स के बारे में। कंटेक्ट और नॉन कंटेक्ट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक नॉन कंटेक्ट फोर्स है। नाम से जाहिर है, नॉन कंटेक्ट फोर्स का मतलब है कि जरूरी नहीं कि दो बॉडीज जिनके दरमियान आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हैं वो आपस में कंटेक्ट में हो, यानी जुड़ी हुई हो, एक दूसरे को टच कर रही हो, ये जरूरी नहीं है। ये नॉन कंटेक्ट फोर्स है, यानी दो बॉडीज अगर आपस में डिफरेंट सेपरेशन पे भी हैं, यानी उनके दरमियान कोई डिस्टेंस मौजूद है, तो उसके बावजूद भी ये फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है, ये फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। ना सिर्फ ये वाली फोर्स जो है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, बल्कि जो कूलम फोर्स है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे कहते हैं, वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसमें भी जरूरी नहीं कि दो जो चार्जेस हैं उनके दरमियान आपस में कोई कंटेक्ट हो, वो टच कर रहे हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिमिलरली जो आपके पास बाकी फोर्सेज हैं उनके बारे में भी आप देख लें, वो सारी भी जो है वो आई थिंक के नॉन कॉन्टैक्ट ही हैं। इसके बारे में स्टडी कीजिएगा जरा, आई श्योर कि वो सारी की सारी भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। कुछ फोर्सेज जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी होती हैं, यानी उनका आपस में कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, तब वो फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसा कि आपकी फोर्स है टेंशन। टेंशन
जो है ये उसी वक्त एग्जिस्ट करती है जब आपकी बॉडी जो है वो कंटेक्ट में हो। जैसा कि ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में टेंशन तब तक नहीं होगी जब तक मैस उसके साथ कंटेक्ट में ना आ जाए। जैसे ही मैस इसके साथ कंटेक्ट में आता है तो फिर इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ जाती है। दूसरी जो फोर्स है वो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो कि हमने फ्रिक्शन में पढ़ी थी कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जैसे ही कोई बॉडी आप टच करवाएंगे तब इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगी जो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जब तक ये बॉडी सरफेस से टच नहीं करेगी तब तक नॉर्मल फोर्स नहीं लगती। सिमिलरली आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्सेज होती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी उस वक्त होती है जब आपकी बॉडी कंटेक्ट में होगी। जैसे कि हम इसी की बात कर लेते हैं, ये वाला जो हमने एग्जांपल लिया है, तो इस एग्जांपल में भी ऐसा ही है कि ये बॉडी जब इस सरफेस के साथ कंटेक्ट में आएगी तब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी। अदरवाइज इस टेबल की, ये जो टेबल नीचे रखा हुआ है, इस टेबल की जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस पे एक्ट नहीं करेगी अगर ये इसके साथ टच ना कर रहा हो। लिहाजा टच करना जरूरी है, कंटेक्ट में आना जरूरी है, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। इसके बाद एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी बॉडी के साथ कंटेक्ट में आके अपना जो उसका असर होता है, इफेक्ट होता है, वो प्रोड्यूस करती है। जब तक वो नॉन कंटेक्ट में होती है तब तक एयर रेजिस्टेंस भी अपना इन्फ्लुएंस शो नहीं करती। तो ये कुछ एग्जांपल दिए जो कि नॉन कंटेक्ट फोर्स के हवाले से, सॉरी कंटेक्ट फोर्स के हवाले से थी। और बेसिक फोर्स तो आपके पास जितनी है वो सारी की सारी ही नॉन कंटेक्ट फोर्स हैं, उसके लिए दो बॉडीज आपस में जुड़ा होना जरूरी नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भी है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास को आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जिस तरह कूलम फोर्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, थोड़ा कंपेरिजन करें, उसमें होता है कूलम फोर्स डिवाइडेड बाई पर यूनिट चार्ज, तो वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसका ताल्लुक चार्जेस के साथ होता है, ज़्यादा हमने डिवाइड किससे किया है, चार्ज से डिवाइड किया है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका ताल्लुक मैसेज के साथ होता है, तो लिहाजा हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिवाइड करेंगे पर यूनिट मैस से, और इस तरीके से आपके पास ये जो ई आएगा, ये आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये आप ई जी लिखेंगे, इसे आप ई सी लिख दें या ई ई लिख दें। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के अराउंड जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो 10 न्यूटन पर किलोग्राम होती है, 10 न्यूटन पर किलोग्राम। मैस ऑफ अर्थ, तो मैस ऑफ अर्थ के लिए जो फार्मूला यूज किया गया उसमें ये एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला यूज किया गया है, G m m ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक एम जो है ये वो छोटे वाला मैथ लिया है, जो आपके पास एक किस्म का टेस्ट मैथ आप कह सकते हैं वो है। और दूसरे वाला जो मैथ है वो चूंकि आपने मैथ ऑफ अर्थ फाइंड करना, लिया था, ये जो कैपिटल एम ई है ये मैथ ऑफ अर्थ है, और ये जो छोटे वाला एम नजर आ रहा है आपको ये वो टेस्ट मैथ है जो अर्थ की सरफेस पे पड़ा है। तो न्यूटन का ग्रेविटेशन का फार्मूला लगा दिया, m1 की जगह छोटा एम आ गया और m2 की जगह कैपिटल एम आ गया। बाकी इसके अलावा हमें एक वेट का फार्मूला भी पता है कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो भी एक्चुअली एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि mg की इक्वल होती है। तो लिहाजा ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, और ये भी मैथ जो किसी भी बॉडी का वेट होता है वो भी एक किस्म की ग्रेविटेशनल फोर्स यूज रिएक्ट कर रही होती है, और हमें हम उसको वेट का नाम देते हैं। तो दोनों को आपस में कंपेयर कर लें, इक्वल कर लें, दोनों फोर्सेस को इक्वल करने से आपके पास जो मैस ऑफ अर्थ आएगा वो ये फार्मूला आ जाएगा आर स्क्र इंटू जी ओवर जी। और यहाँ से आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका भी फार्मूला आपके पास आ गया। तो ये फार्मूला भी आपने लाजमी याद रखना है, ये बहुत काम का फार्मूला है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला है जी कैपिटल एम ई ओवर आर स्क्र। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जी की वैल्यू जो हम 9.8 लिख रहे होते हैं उसमें ये चीज़ फिक्स है कि आपने मैस ऑफ अर्थ लिया हुआ है और रेडियस ऑफ अर्थ लिया हुआ है। ये दोनों चीज़ें जो है इन पे डिपेंड कर रही है ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। मैस भी बॉडी का इंक्रीज या डिक्रीज होने से जी की वैल्यू पे फर्क पड़ता है, और उस बॉडी का रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज होने से भी जी की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। तो मैथ ऑफ अर्थ जो है इसी फार्मूले को रीअरेंज किया है, तो मैथ ऑफ अर्थ आपके पास ये आ गया आर स्क्वायर इंटू जी ओवर जी। छोटा जी जो इसकी वैल्यू 9.8 होती है, आप इसको 10 अज्यूम कर सकते हैं, और कैपिटल जी की वैल्यू पीछे पढ़ चुके हैं 6.67 10 पावर -11, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6.4 10 पावर 6 किलोमीटर में। तो सभी को पता है कि 6400 किलोमीटर है ये। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 6.4 10 पावर 6 मीटर बनता है ये। तो ये वैल्यूज लगाने के बाद जो अर्थ की मैथ आया वो है 6.0 10 पावर 24 के जी। अब हम जी की वेरिएशन की बात करते हैं। यहाँ पे इसने मिस्टेकनली कैपिटल जी लिख दिया है जबकि ये स्मॉल जी है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और ये मैं स्टार्ट से लेके अब तक तो 3 दफा बता चुका हूँ कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है इसकी वैल्यू बॉडी के मास पे डिपेंड करती है और उसके रेडियस पे डिपेंड कर रही होती है। यानी रेडियस को इंक्रीज या डिक्रीज करने से भी उसका जो जी है उसका चेंज होता है, और मास भी इंक्रीज या डिक्रीज करने से स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। तो आपकी एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करता चलूँ, हम अमूमन समझते हैं कि जो छोटा जी है जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पैदा होता है जब बॉडी स्पिन कर रही होती है। हालांकि बॉडी के स्पिन करने से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी का कोई ताल्लुक नहीं है। जी का ताल्लुक बॉडी के मास के साथ, जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा जी की वैल्यू होगी, जितना बॉडी का मास कम हो उसके लिए उतना ही जी की वैल्यू कम होगी। जैसे कि अर्थ है इसके लिए जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, और मून का मास क्योंकि अर्थ के मुकाबले में 6 गुना कम है, तो लिहाजा उसकी वैल्यू 6 गुना कम हो जाती है, 9.6 डिवाइडेड बाई 6 हो जाता है, 6 गुना कम हो जाता है। तो जितना भी किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा
छोटा जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, और जितना किसी बॉडी का मास कम होगा उतनी ही उसकी जी की वैल्यू कम होगी। तो स्पिन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। डेंसिटी आप कह सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी में भी क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो उसमें भी मैस इन्वॉल्व हो जाता है। तो डेंसिटी के साथ आप ताल्लुक इसका बना सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है उसका डेंसिटी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना उसका जी की वैल्यू ज्यादा होगी। जब आप किसी हाइट पे चले जाते हैं आज की सरफेस से, तो फिर आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू ये 10 नहीं रहती, जो अभी हम पढ़ रहे हैं बार बार। जब आप कुछ हाइट पे चले जाते हैं, सिग्निफिकेंट हाइट पे चले जाते हैं, जैसे कि जमीन के रेडियस के बराबर ऊपर चले जाते हैं, जमीन का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, तो फिर जो जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू वो 10 नहीं रहेगी, 9.8 नहीं रहेगी, बल्कि कम हो जाएगी। तो उसका फार्मूला आपके पास ये दिया होगा, ये फार्मूला है जो आप बुलंदी पे जाके जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें ये जो एच है, ये एच बुलंदी है सरफेस ऑफ द अर्थ, ये याद रखिएगा। ये जो एच है, ये बुलंदी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से नहीं है। इसके अलावा आप एक और बात याद रखें कि जो बड़ा आर होता है वो यूज होता है रेडियस के लिए। तो बड़ा जो आर है ये रेडियस के लिए यूज होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, या जो भी आप बड़ा जो बॉडी है उसको डिस्कस करें। अगर आप मून को डिस्कस करें तो मून भी बहुत बड़ा बॉडी है, उसके लिए भी आप कैपिटल आर लिखेंगे। सन की बात करें तो सन के लिए भी कैपिटल आर लिखेंगे। लेकिन अगर छोटा आर कहीं पे आपको नजर आ रहा है, तो छोटा आर का मतलब ये है कि आपने दो चीजों को ऐड कर दिया, एक बड़ा आर और प्लस ऊपर जो बुलंदी आपने ली हुई है उसको, ये यानी उस बॉडी का रेडियस प्लस जो ऊपर आपने सरफेस से ऊपर कुछ बुलंदी ली हुई है, जिस तरह ये आपको बुलंदी नजर आ रही है, तो इन दोनों को जब आप ऐड अप करेंगे, बुलंदी एच को और रेडियस आर को, इन दोनों को जब आप कंबाइन कर देंगे तो ये कंबाइन जो डिस्टेंस आएगा ये छोटा। तो ये एक नोटेशन है जो हमने याद रखनी है, बुक में यही नोटेशन यूज होती है कि कैपिटल आर जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने उस बॉडी का रेडियस होता है, लेकिन जो छोटा आर होता है ये रेडियस प्लस हाइट दोनों का सम होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस फार्मूले से कि अगर आप इस एच की वैल्यू जो है वो जमीन का रेडियस पुट कर दें, जमीन का रेडियस पुट जब आप करेंगे तो आर प्लस आर 2 आर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 1/r प्लस आर ऊपर स्केयर, तो ये 2r का स्केयर हो जाएगा, और 2 का स्केयर जो होता है वो 4 होता है, और आर स्केयर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जमीन से रेडियस आर की बुलंदी पे पहुंच जाते हैं, तो फिर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो 4 गुना कम हो जाता है। यानी सरफेस पे था 9.8, तो जब आप जमीन की रेडियस के बराबर ऊपर बुलंदी पे पहुंच गए हैं तो फिर 4 गुना कम हो जाएगा। सिमिलरली जब आप दो रेडियस के बराबर जमीन से ऊपर बुलंदी पे चले जाते हैं, तो फिर जो जमीन का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो 9 गुना कम हो जाता है, और अगर 3 रेडियस के ऊपर आप चले जाते हैं तो फिर 16 गुना कम हो जाएगा। अच्छा, एक और यहाँ पे बात बताते हूँ कि जो जी की वैल्यू है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है यहाँ सरफेस पे। ये बात याद रखें, जी जो है ये मैक्सिमम होता है कहाँ पे, सरफेस पे, बॉडी की सरफेस पे। आप अर्थ ले रहे हैं तो सरफेस ऑफ अर्थ की बात होगी, मून की बात करें तो सरफेस ऑफ मून होगी, सन की बात करें तो सरफेस ऑफ सन होगा, जुपिटर की बात करें तो सरफेस ऑफ जुपिटर होगा। ठीक है, और जैसे ही आप सरफेस से ऊपर जाते हैं, सरफेस से ऊपर जाते हैं या सरफेस से नीचे जाते हैं, जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। चाहे आप सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, चाहे आप सरफेस से नीचे आ रहे हैं, जी की वैल्यू कम होती है। और जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तो सेंटर पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं और कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, इन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। वो सैटेलाइट जो अर्थ के ऊपर किसी एक पॉइंट पे फिक्स है, यानी कोई ऐसा सैटेलाइट है जो आपके घर के ऊपर एग्जैक्टली इतना बुलंद है कि बिल्कुल वो आपके घर के ऊपर है, और वो हर लम्हे अगर आपके घर के ऊपर ही उसकी लोकेशन है, वो फिक्स है, इसका मतलब है वो सैटेलाइट कौन सा है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ऐसे सैटेलाइट जिनकी ज़मीन के लिहाज से जो मोशनलेस होते हैं, ज़मीन के लिहाज से उनकी कोई मोशन नहीं हो रही होती, यानी जिस स्पीड के साथ ज़मीन मूव कर रही होती है उसी स्पीड से वो भी मूव कर रही होती है, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती। तो ऐसे जो सैटेलाइट है उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। और ये ज़मीन की सरफस से 42,300 किलोमीटर ऊपर होते हैं, ज़मीन की सरफस से 42,300 किलोमीटर ऊपर होते हैं। इनकी जो वेलोसिटी होती है अर्थ के लिहाज से वो बिल्कुल जीरो होती है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये सैटेलाइट्स का एक कम्बिनेशन है जो कि नेविगेशन के लिए, यानी कि डायरेक्शन लोकेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है। और इसमें 24 सैटेलाइट्स हैं इस कम्बिनेशन के अंदर, जीपीएस के अंदर। और इसके अलावा मजीद यहाँ पे मालूमात दी गई है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के जो अबाउट मूव करते हैं ट्वाइस अ डे, दिन में तकरीबन 2 चक्कर ये मुकम्मल करते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है इन जीपीएस में शामिल सैटेलाइट की वो 3.87 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ये अगर 3 सैटेलाइट हों तो आपकी अर्थ को मुकम्मल कवरेज दे सकते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपकी अर्थ को, 3 सैटेलाइट जो है वो मुकम्मल कवरेज दे सकते हैं, ये 120 का एंगल कवर करते हैं,
तो 120 ये कवर कर जाएगा, 120 ये कवर कर जाएगा, 120 ये कवर कर जाएगा, और इस तरह पूरा 360 डिग्री जो है वो कवर हो जाता है। क्योंकि सर्कुलर एंगल जो आपका टोटल सर्कल का एंगल बनता है वो 360 होता है, तो हर सैटेलाइट 120 कवर कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि पूरी अर्थ को आप कवर कर दें, तो वो 3 सैटेलाइट काफ़ी हैं। नेक्स्ट है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव कर होता है, तो ये हमने पीछे डिस्कस किया कि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स से बगैर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर पाता, और ये भी हमने बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स बताते खुद कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये बेसिक फोर्सेज में से ही अराइज होती है। चाहे वो कूलम फोर्स है, जैसा कि पीछे एक एमसीक्यूज में भी दिया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर होता है, तो वह उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है। और वो सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से आ रही है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही है कि अगर कोई सैटेलाइट जो है वो किसी भी प्लेनेट के अराउंड मूव कर रहा है, तो सेंटीमीटर फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, और वो सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से आ रही है? वो फंडामेंटल फोर्स से ही आ रही है। और कौन दे रहा है फिलहाल यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बतौर सेंटीमीटर फोर्स के यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। तो सेंटीमीटर फोर्स को आपने कंपेरिजन करना है, ये सेंटीमीटर फोर्स है स्क्वायर ओवर आर, और दूसरा आपने वेट, क्योंकि वेट भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है, तो इन दोनों को आपस में जब आप कंपेयर करेंगे, तो आप वो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड कर सकेंगे जिससे कोई भी सैटेलाइट मूव करवाएंगे तो वो मूव करेगा। अगर इससे ये वेलोसिटी कम होगी तो वो सैटेलाइट मूव नहीं करेगा। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ये ये ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर जी एच आर। और आर के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि छोटा आर जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है? कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ द बॉडी प्लस हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से आपके पास, अगर आपके पास ये छोटा आर गिवन है तो फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर आपके पास रेडियस और हाइट गिवन है तो फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये वो मिनिमम स्पीड है, वेलोसिटी है, जो कि जरूरी है किसी भी सैटेलाइट को किसी प्लेनेट के अराउंड मूव करने के लिए। अगर इससे कम वेलोसिटी होगी तो वो बॉडी मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे उसने कंडीशन दी है कि अगर हम कह देते हैं कि जो ये हाइट एच है, ये बहुत ही स्मॉल हाइट है, ये यानी जो सैटेलाइट है, ये हम कहना ये चाहते हैं कि हम हमारे पास कोई ऐसा सैटेलाइट है वो जो बिल्कुल जमीन के करीब हम मूव करवाना चाहते हैं। तो करीब का मतलब ये ना लीजिएगा कि जितना ये हमारे पास ये गुब्बारे उड़ रहे होते हैं इतना करीब है, बल्कि ये करीब भी जो है वो काफी किलोमीटर ऊपर होता है। आगे हम नीचे देखते हैं कि वो तकरीबन कितने किलोमीटर ऊपर बनता है, करीब करीब भी। तो अगर आप नियरेस्ट सैटेलाइट की बात करते हैं कि हमारा जो सैटेलाइट है वो जमीन के बहुत क्लोज है और रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी स्पीड अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंडीशन ये लगानी पड़ेगी कि ये जो एच है इसको आपने नजरअंदाज करना है। क्योंकि जमीन के रेडियस के मुकाबले में ये एच जो है ये बहुत छोटा होगा, लिहाजा आप इसको इग्नोर कर दें। और इस तरीके से आर प्लस एच की जगह आप सिर्फ आर पुट कर दें, तो आपका यही फार्मूला जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा अंडर जी एच इंटू ओनली आर। अब जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, या 10 ले लें, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6400 किलोमीटर होती है। तो इस तरीके से आपके पास जो मिनिमम वेलोसिटी आ रही है, या आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ दैट सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग नियरेस्ट टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सर्फेस के क्लोजेस्ट जो सैटेलाइट मूव कर सकता है, वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा? 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर इससे कम उसकी वेलोसिटी होगी तो वो अपनी जो रेवोल्यूशन है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और जमीन के ऊपर गिर जाएगा। और इसको अगर आप आवर्स में लेके जाना चाहें तो ये 29,000 किलोमीटर पर आवर बनती है।